पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है जिसमें भारत के कश्मीर से वहां तक एक कॉरिडोर बनाने की मांग की गई है। ये प्रस्ताव भारत के गृह मंत्री अमित शाह के उस प्रस्ताव से मिलता जुलता है जिसमें उन्होंने पीओके तक करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर एक गलियारा बनाने की बात कही थी। शाह ने करीब एक हफ्ते पहले पीओके में स्थित शारदा पीठ तक एक रास्ता बनाने का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी ताकि श्रद्धालुओं को शारदा पीठ के दर्शन का मौका मिल सके। इसके साथ ही पीओके में ऐसी आवाजें उठने लगी है कि उन्हें इस्लामाबाद की बजाय नई दिल्ली की बात सुननी चाहिए। हमारी दूसरी तरफ हमारी एलओसी की उस तरफ चीजें अशियाए खुदरोश इतनी सस्ती है कि जिससे हम अपने लोगों का पेट पाल सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखुदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इस पे सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत कर। ये आवाज दवाइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अर्थशास्त्री इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत की गलत नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं, जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। इन नीतियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह से प्रभावित किया है। सेना में जरूरत से ज्यादा निवेश, राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर, चरम का भ्रष्टाचार पाकिस्तान को इस स्थिति में लेकर आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने कई ऐसे फैसले लिए जो उसके राजनीतिक हित में थे लेकिन आर्थिक हित में नहीं। पाकिस्तान की कंगाली पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि एक देश के रूप में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान की कंगाली के लिए उसका आर्थिक कुप्रबंधन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सरकार में चाहे इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, इकोनॉमी के मोर्चे पर पाकिस्तान सरकार हमेशा विफल साबित हुई है। सरकार का ध्यान कभी भी राजस्व घाटे को कम करने की तरफ गया ही नहीं। वे लोगों को खुश करने के लिए भारी भरकम सब्सिडी के साथ सस्ते दामों पर पेट्रोल, डीजल जैसी महत्वपूर्ण चीजें बेचते रहे। आखिरकार पाकिस्तान को उसका मुफ्तखोरी कल्चर लेकर डूब गया है। पाकिस्तान और चीन की महंगी दोस्ती की कीमत अब वहां की आवाम चुका रही है। स्थिति ये हो गई है कि महिलाओं और बच्चों को आटे जैसी बुनियादी चीज़ के लिए कतार में धक्के खाने पड़ रहे हैं। कराची में एक जगह भगदड़ भी मच गई और उसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी ताज़ा समाचार मिलने तक, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने अपने कुल विदेशी कर्ज यानी 100 अरब डॉलर का 30% हिस्सा सिर्फ चीन से लिया है। विदेशों से लिए गए कर्ज को पाकिस्तान सरकार ने जनता की बजाय निर्माण कार्य में बहा दिया। अपने ही देश में पाकिस्तान सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए संसाधन चीन के इशारों पर खर्च करती रही। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अगर सरकार इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल आवाम के लिए करती तो आज लोगों को बिजली की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। आटे और टमाटर के दाम इस तरह आसमान छूते नहीं नजर आते। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए जाहिर है बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा झोंक दिया। इससे सेना और अधिक ताकतवर होती चली गई और जनता गरीबी के दलदल में फंस गई। ये पाकिस्तान की कंगाली की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान का राजनीतिक संकट वर्तमान मुश्किल दौर की जड़ है। देश की संसद में कोई विपक्ष नहीं है, इसलिए सरकार की जवाबदेही शून्य है। पाकिस्तान की बदहाली में आतंकवाद का भी बड़ा हाथ है, जिसे पाकिस्तान सरकार ने बढ़ावा दिया है, उसे पालती और पोसती रहती है, और इसमें पाकिस्तानी सेना का भी बड़ा हाथ है।
आर्थिक स्थिति की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़कर 300 पाकिस्तानी रुपए के करीब हो गई है। देश में महंगाई दर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मार्च 2023 में यानी पिछले महीने महंगाई की दर 46% तक पहुंच चुकी थी। हालात इस मोड़ पर हैं कि आम लोग एक आटे की थैले के लिए कई कई घंटे कतारों में खड़े रहते हैं। रोटी के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं और उसमें भगदड़ मची है, जिसका जिक्र हम अभी कर चुके हैं कि कई लोग उसमें जान गंवा चुके हैं। मगर यह सवाल जब नेताओं के सामने रखा जाता है तो उनके जवाब में कहीं कोई जिम्मेदारी लेता हुआ नजर नहीं आता। उल्टे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में राष्ट्रीय असेंबली में खुलकर स्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया और कहा कि स्टैब्लिशमेंट के किए धरे की सज़ा नेताओं और देश को भुगतनी पड़ती है। इस बीच भारत ने विदेश नीति के मामले में अपने कड़े तेवर जाहिर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस रविवार को कर्नाटक दौरे के दौरान पश्चिमी देशों को एक बार फिर निशाने पर लिया। We have seen in the last few days some incidents in London, something in Canada, a little bit in Australia, in San Francisco. There is a very small minority, okay, but there are behind that minority, there are many interests. Some interests are of neighbors, all of you know which one. Some interests are actually of people who try to use it for, visa and for personal interests, that they try to project this for their advantage. And there may be others who do not, frankly, wish India well. Now, the point there is that when we establish embassies abroad, when our diplomats are performing their task, we are very clear that it is the obligation of the country where these embassies are, where our diplomats are, to provide security. After all, we provide security for so many foreign embassies out here. Now, if they do not provide security, if they do not take this seriously, if there are incidents like what you saw, there will be reactions from India. The days when India would take this lightly, I want to say, are behind us. This is not an India which will accept its national flag pulled down by somebody in the minority. And the first thing our High Commissioner did when that happened, he got an even bigger flag and he put it right up there on that building. So that it was not only a statement to those so-called Khalistanis there, it was also a statement to the British, saying, this is my flag and I will make it even bigger if somebody tries to disrespect it. So, in that sense, the idea that there is today a different India, an India which is very responsible, but which is also very fun. इधर देश में कई हिस्सों से विचलित करने वाली तस्वीरें हमारे यहाँ आई। ये तस्वीरें रामनवमी के मौके पर झगड़े फसादों की खबरों की थी, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिनसे मोहब्बत बढ़ती है। मौका रामनवमी का था और हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच मोहब्बत की ऐसी मीठी तस्वीरें आप तक पहुंचनी ज़रूरी है, पूरे देश तक पहुंचनी ज़रूरी है, जो बताती है कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है, क्या देश है, क्या राष्ट्र है और क्या हम लोग एक साथ मिल करके किस तरह से इस देश में रहते हैं और हमें कैसे रहना चाहिए। आज के शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ, किसी चर्चा लायक खबर के साथ। तब तक दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।